अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान की सियासत में बहुत से सवालात उठे हैं और एक हम देख रहे हैं कि जैसे इन अ सेंस लगता है कोई नए मसाइल का सामना है। हर तरफ पार्टियों का आपस में जो है ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं। कहाँ पीडीएम साथ थी, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन साथ थी। आज पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को ताने देने ही नहीं रुकती। पीएमएलएन जो है वो आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए और उल्टे पैरों वापस उन्हें जाना पड़ा लंदन। बात हो गई बयानिए की। कल आपने देखा होगा फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा सियासतदान ही गड़बड़ ज़्यादा करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो केस है फैज़ाबाद धरने का, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तय कर लिया, वो कल उसको सुनेंगे। उसका जो रिव्यू पटिशन है वो कल उन्होंने लगा लिया, खुद बेंच पे हैं। और जहाँ इकॉनमी का जो हाल है वो ये है कि मतलब लोग तो कह रहे हैं अच्छा हाल है, क्योंकि हमने सुना कि जो मिनिस्टर हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने ये कराची में कहा कि अगर 250 पे हम कर दें तो डॉलर को कर लें, और ये कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव 250 है, तो 250 रुपये पे कर देंगे तो उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी बहुत काफ़ी नीचे आ जाएगा। शायद 14% का कहा उन्होंने कहा हालात बेहतर हो जाएंगे। तो और ये बात तो दुरुस्त है कि जहाँ तक स्मगलिंग वगैरह का ताल्लुक है उस पर बड़ा एक सख्त हाथ डाला हुआ है। साथ ये जो बिजली चोर हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। ये चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि इतने करोड़ जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। उन्होंने कहा 1.5 करोड़ और लोग हैं जो पिछले साल भर में पॉवर्टी लाइन के नीचे गए, साल 2 साल में के हालात इतने बिगड़े हैं। तो एक पिक्चर जो है बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, बड़ी चैलेंजिंग पिक्चर है। और के साथ साथ जो अच्छी खबर है वो ये कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन की बात हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया, डेट अभी नहीं दी। और उसके साथ साथ एक और मामला जो है वो ये है कि जी एक नई पार्टी आ रही है। आपने देखा था ये 3 लोग थे बेसिकली, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा खोखर साहब, ये 3 री इमेजिनिंग पाकिस्तान। उसमें एक और भी थे, चौथे वो फवाद हसन फवाद थे, वो अब मिनिस्टर हैं और वो वहाँ री इमेजिन कर रहे होंगे पाकिस्तान को। तो ये कहा जा रहा है कि ये पार्टी बनने जा रही है और बड़ी हर जगह से ये खबर आ रही है कि पार्टी बनने जा रही है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें, ये देखिएगा कि जब पूछा गया मिफ्ता इस्माइल कि आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, अब ये तय हो गया है, तो नाज़रीन दूल्हा कौन है? हमारा ख्याल है दूल्हा ये है। हाँ जी, क्या हाल है शाहिद साहब? ठीक है, खैरियत से? पता नहीं फिर से आप एक सियासी दूल्हा बनने जा रहे हैं। आपके दोस्त तो आपको कह रहे हैं आप दूल्हा 30 साल पहले बना था। हाँ, तो अभी नहीं, तक वो और दूल्हा बने थे। वो कह रहे हैं कि अब आप सियासी दूल्हा बनने जा रहे हैं। क्यों जी? आपकी दूल्हे का हाल अच्छा नहीं होता है। अच्छा, तो क्यों? यू हैव सेकंड थॉट्स? कब? नहीं, कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। पार्टी बन रही है, ये सब ऑप्शन है। पार्टी जब बनेगी जो फैसला करेगी वो फैसला है, लेकिन ये बातें अपनी जगह पर है ना। जब ये फैसला होता है फिर उसको सब एक तरीके से किया जाता है। देखिए थोड़ा सा इस पे क्लियरली आप अगर कुछ फरमा दें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपकी जो अगर कोई ऐसा फैसला होता है तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी एज वी स्पीक आप कह रहे हैं कि पार्टी, एज वी स्पीक कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी बनाने का इरादा भी? पार्टी छुप कर नहीं बन सकती। पार्टी बनाने का इरादा है शायद साहब? पार्टी देखें आज क्या मुल्क की जरूरत है या नहीं है। मैं तो ये असेस कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था। अच्छा, अभी आप असेस कर रहे हैं? जी, मैं यही असेस कर रहा हूँ ठीक कि क्या आज मुल्क को जरूरत है या नहीं है। मेरे ख्याल में है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन लोगों से मशवरा करना पड़ता है। दूसरी बात यह है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में, सब प्रोग्राम में कहा है कि मुल्क की सियासत इस तरह नहीं चल सकती जो हम चला रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है। आज लोग मायूस हैं इस तमाम सियासत से, पॉलिटिकल लीडरशिप से मायूस हैं, जमातों से मायूस हैं, सब इक़्तिदार में रहे हैं। और आज भी बदकिस्मती है, कोई जमात भी अवाम की तकलीफ की बात नहीं कर रही। मुझे आप ये बताएं, मैं एक छोटी सी बात, आप छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। ठीक, एक आदमी 50,000 रुपया कमाता है, उसने मेहनत की, तालीम हासिल की, उसने नौकरी ली, वो अपनी पूरी लगन से, पूरी अच्छी नीयत से, खलूस से वो नौकरी करता है। वो 50,000 रुपये कमाता है, बिजली का बिल आता है 18,000 रुपये।
अब ये उसकी नाकामी है, हमारी नाकामी, इसका फैसला कर ले। जब आप ये फैसला कर लेंगे फिर आपको हल भी नजर आएगा। ये हमारी नाकामी है, ये इस निज़ाम की नाकामी है कि वो अपने अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय अपने मामलात में लगे रहे। और आज मुल्क इस नहज पर पहुंचा है कि ना हमारी तरक्की है और महंगाई अरूज पर है। ये दो वो चीज़ें हैं जिन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन तो लफ्ज़ नहीं, हाँ, तबाह कर दिया, जहन्नम बना दिया। इस पर किसी आज कोई जमात ये बात कर रही है कि मेरे पास क्या हल है, अच्छा मैं क्या करूंगा। अच्छा, तो देखिए ना, आपने खुद ही सवाल फरमाया और खुद ही जवाब दे दिया, और फिर आपने ये भी कहा कि जी अगर मुल्क को पार्टी की ज़रूरत है तो फिर बनाएंगे पार्टी, और ख़ुद आपने कह दिया कि तमाम जमातें जो हैं वो हल नहीं दे रही। तो फिर आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं, झिझक क्यों रहे हैं? आप इस इंतज़ार में कि कोई और, हमें लेट मी बी वेरी ब्लंट, क्या इस इंतज़ार में कि कोई और PMLN ऑफर दे? क्योंकि हमें समझ नहीं आती, क्योंकि जो भी आपने फरमाया है आप खुद बयान कर रहे हैं, कि हालात इतने बिगड़े हुए। मैंने हालात बयान कर दिए जी, ठीक है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि लोग मायूस है जमातों से, मेरी जमात से भी लोग मायूस हैं। ठीक, बिल्कुल। हम सब इक़्तिदार में रह चुके हैं पिछले 3 साल में। PTI भी रही है, PMLN भी रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है। ठीक है, ठीक। लोग मायूस हैं, मैं खुद मायूस हूँ। ठीक, मैं इस जमात का, मैं इस खराबी का हिस्सा हूँ, मैं भी मायूस हूँ। ठीक, कि आज कोई बात भी नहीं कर रहा। ठीक है, आज बात करने की जरूरत है। जमात जब बनेगी तो सबके सामने बनेगी। नहीं तो मैं तो यही, मैं अगर आप ये कहें मैं आज आपको ये जवाब दे दूं जमात बन गई, जमात नहीं बनी, नहीं, वो तो जाहिर है कोई बेवकूफ सवाल करेगा जमात बन गई है, क्योंकि बनी नहीं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बनाने जा रहे हैं जमात, ये मैं पूछ रहा हूं। मैं ये सवाल मेरा अपने आप से भी है, इसी पर मैं सोच रहा हूँ, इसी पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या मेरी जमात मसाइल का हल दे सकती है। अच्छा, अभी जवाब नहीं आपके पास? नहीं, मुझे जमात से कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी ओहदे की तलाश में नहीं हूँ, इक़्तिदार की तलाश में नहीं हूँ। मुझे मेरी जमात ने जो सियासत में मिल सकता है दिया है, बिल्कुल अल्टीमेट। लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि क्या दूसरी जमातें छोड़ दें, क्या मेरी जमात के पास हल है? तो आपने ये जो सवाल है आपका, आपने ये किससे कर रहे हैं सवाल? ये मैं ये अपने आप से कर रहा हूँ। तो आप मैं ये अपनी क़यादत से भी कर रहा हूँ। तो क़यादत कि क्या आज वो मुल्क के मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं? 16 महीने में हुकूमत की है ना, अब नहीं कर सके। ठीक, तो अगर वो जवाब ना मिला फिर मैं अपने सियासी रास्ते का तयन कर सकता हूँ, ये मेरा हक है। बेशक। मेरी जमात ये कह दे कि उन्होंने कभी हमसे ओहदा मांगा हो, जी नहीं, मैं कोई चीज मांगी हो, मैं किसी ओहदे का तलाशी नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आज कोई लीडरशिप हो जो मुल्क के मसाइल की बात करे कि मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, वो कौन सी सलाहियत है, वो कौन सा नुस्खा है, कौन सा रास्ता है, उस पर तो कोई बात नहीं। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कल कह रहे थे कि ये बयानिए की कौन सी बात है, असल बात तो ये है कि जो इस वक्त लोगों की कमर तोड़ महंगाई है, अभी जो हालात हैं उनको ठीक करना है। तो हमने ये बात की लंदन में कि हमने उस पर देना है, अपना जो देना है, पार्टी का जो चार्टर देना है। मैं क्या कह रहा हूँ? तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं और आप भी यही कह रहा हूँ। तो फिर अगर आपकी नीयत मुल्क के मसाइल को हल करने की है तो आपको उस पर बात करनी पड़ेगी। ठीक, अब मसला ये है कि आप 16 महीने हुकूमत करके आए हैं, अब क्या जवाब देंगे? लोग तो आपसे सीधा सवाल कह रहे हैं और बदतर हो गया हालात। जी, ये मसला है, ये मसला है। तो आज भी उस रास्ते का तयन करें जिससे हम मुल्क के मसाइल बेहतर कर सकते हैं। तो अगर वो रास्ते का तयन कर दें, उसका यार्ड स्टिक क्या होगी शायद साहब? यानी कि उसकी बात करें ना, यार्ड स्टिक हमें नजर आती है। तो जो आदमी इस निजाम में रहा हो उसको पता है कि कौन से लोग हैं, कौन सी सोच है, कौन सी फिक्र है, कौन सी सलाहियत है जिससे मसाइल हल होंगे। तो इसका मतलब ये मैं दुरुस्त समझूं आप जो फरमा रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश है आपके जहन में कि शायद आपकी पार्टी वो जो मसाइल हैं उनके हल की बात कर ले। एम आई करेक्ट? जी बिल्कुल, बात करें। तो फिर आप पार्टी, फिर आप उन्हीं के साथ रहेंगे? देखिए, मैं आज भी उस जमात में हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं जमात का ओहदा मेरे पास नहीं है, ना ही मैंने काबीना का ओहदा लिया, लेकिन मैं अपनी जमात की कारकर्दगी से नहीं खुश, से मुतासिर नहीं हुआ। ठीक है, मुतासिर। ये जो जमात के फैसले मेरे भी फैसले हैं, मैं उनसे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। ठीक ठीक। लेकिन आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जमात, कोई और जमात मिलकर, ये तमाम जमातें
इस मुल्क के अवाम को बताएं कि हम कौन सा रास्ता है जिससे हम मुल्क के मसाइल हल करेंगे। तो आप पार्टी में हैं बीबी, आप जमात थे, और एक वो बड़ी दिलचस्प हमारे एक दोस्त हैं वो जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को वो मिले कोई 2 महीने पहले, 2-2.5, तो उन्होंने कहा कि जी और बातें की, उन्होंने कहा जी शायद साहब तो छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, तो वो हंसे मियां साहब, जो उनकी अपनी हंसी होती है। उन्होंने कहा ये तो आप मीडिया वालों ने चलाई हुई है, वो मुझे कल मिल के गया, तो उन्होंने कहा मैं मियां साहब से इस साल 3-4 दफा मिला हूँ, हमारा एक 35 साल का रिश्ता, एक ताल्लुक है। तो अभी आपका कोई फिलहाल तो जो अभी बातचीत हो रही है, फिलहाल की बात मैंने आपके सामने रख दी। नहीं, मैंने कहा जो अभी आज ये देख कर कि क्या ये सियासी जमातें मुल्क के मसाइल हल कर सकती हैं, बशमूल मेरी जमात। तो आप अभी इसी इंतजार में कि शायद आपकी तरफ से मैं देख रहा हूँ कि क्या सोच है, कोई आपके जहन में टाइम लाइन है अगर हम पूछ सके कि यानी कि इलेक्शन जमात बनाना कोई लाजमी नहीं होता, ये मुश्किल काम है, लेकिन जब कोई और रास्ता नजर ना आए तो फिर ये हम पर लाजिम है कि हम कोई नया रास्ता ढूंढें। ठीक, जिन लोगों ने तजर्बा हासिल किया इस मुल्क में, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है ना, तो हम वो उधर जा सकते हैं। तो आप ये फरमा रहे हैं खुद ही के भाई आसान रास्ता तो नहीं है। आसान रास्ता तो अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, सीटें भी मिल जाएंगी, शायद कल वजारत भी मिल जाए, ओहदे भी मिल जाए, इक़्तिदार भी मिल जाए, लेकिन उससे मसाइल हल नहीं होंगे मुल्क। आपकी अभी भी यानी कोई राब्ता है मियां साहब से, बातचीत है, यानी आप उन्हें मिले 1-2 महीने पहले? नहीं, मेरी आखिरी मुलाकात तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए। उसके बाद राब्ता बिल्कुल नहीं, राब्ता भी कोई नहीं, राब्ता मैंने नहीं किया। अच्छा, फोन पे अगर मैं राब्ता करूं तो वो जरूर, नहीं जाहिर है वो तो करेंगे जी बिल्कुल। तो यानी कि किसी पार्टी मेंबर से, सीनियर से आपका राब्ता नहीं है? नहीं, सोशली मिलते रहते हैं, लेकिन मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं हूँ, ना किसी पार्टी मीटिंग में मैं शामिल होता हूँ। मेरे पास पार्टी का ओहदा नहीं है जी, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप अभी ये इंतजार देख रहे हैं कि शायद आपकी पार्टी अगर कुछ बेहतरी करे? अल्लाह करे जी, हम तो चाहते हैं कि सब जमातें, और मैं हकीकत से आपको कहता हूँ कि ये अब एक जमात के बस की बात नहीं रही। आज कोई जमात भी अक्सरियत के करीब भी नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल। अगर अक्सरियत का आधा भी ले ले, यानी मुझे कोई जमात 25% तक पहुंचती नजर नहीं आती, कोई एक जमात। बिल्कुल। इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कोलिशन गवर्नमेंट का हाल आपने देख लिया है, जो पिछली गवर्नमेंट थी, उससे पिछली गवर्नमेंट थी, बहुत मुश्किल हालात हैं मुल्क के। हमें इस बात का एहसास कर, आज इम्तिहान जो है वो लीडरशिप का है कि वो किस तरह इन मामलात को तय करते हैं। तो ये सब बातें यकीनी तौर पे आपने मियां साहब से भी कही होंगी? जी, मैं फिर करूंगा। मैं तो जब भी जो फोरम्स हैं पार्टी के अंदर रहकर, मैं पब्लिकली ये बातें मुनासिब नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये अपनी जगह पर ये बातें करना जरूरी होता है। हमारे साथ शाहिद खाकान नवासी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सीनियर लीडर PMLN, और अभी वो फरमा रहे थे कि वो भी इंतज़ार देखेंगे कि उनकी पार्टी क्या कोई ऐसे मामलात सामने लाती जिससे उनको लगे कि मुल्क के जो हालात हैं बिगड़े हुए और जो लोग पिसे हुए हैं इस महंगाई के तले, उनको कोई रिलीफ मिले। शाहिद साहब, लेकिन आपके तो जो लीडर हैं मौजूदा, उन्होंने तो ये फरमाया कि हालांकि अब और मुख्तलिफ लोग उनकी बात को इंटरप्रेट करें, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और फॉर्मर 2 चीफ जस्टिस, उनके तो हम हिसाब किताब होना चाहिए, वो 22 करोड़ अवाम के मुजरिम। देखिए, ये एक मुस्तकिल नैरेटिव है, ये पिछले 3 साल से नैरेटिव है, लेकिन आज जमात ने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है, अवाम क्या सुनना चाहते हैं, अवाम क्या अपने मसाइल का हल आप क्या कहेंगे? इनकी जो मियां साहब ने ये बात की, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कुछ हुआ है तारीख का हिस्सा है। मैं इसीलिए कहता हूँ, अगर आपने कार्रवाई करनी भी है तो किस तरह करेंगे, कोई पर्चा दर्ज होगा, कौन कंप्लेनेंट होगा, क्या कंप्लेन करेगा, कौन सा दफा टूटा है, ये कानून तो इस तरह ऑपरेट करता है ना। इसमें कोई शुबा नहीं है इलेक्शन चोरी हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जुलाई 28 2017 का जो फैसला था वो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, गैर कानूनी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हकीकत है कि उसको कोई शख्स जो कानून जानता है मानने को तैयार नहीं है। और उसके असरात क्या है कि आपने मुल्क में चलती हुकूमत तोड़ दी, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब आप कौन से फोरम पर जाकर इसको प्रोसिक्यूट करेंगे या इस चीज़ का पीछा करेंगे?
फिर जनरल बाजवा साहब खुद कह चुके हैं जी मैं तो करता रहा हूँ, हम तो हाइब्रिड हुकूमत भी बनाई है, मैं बंदे भी पूरे करता रहा हूँ, एतमाद का वोट भी मैंने दिलवाया है, बहुत सी बातें उन्होंने एडमिट की हैं। लेकिन क्या ये किसी जुर्म का एतराफ़ है? अगर एतराफ़ है तो क्या कौन सी दफ़ा उसमें लगेगी? लेकिन आपने तो एक्सटेंशन कौन शिकायत लेकर जाएगा? आपने तो एक्सटेंशन भी दी। जी, एक्सटेंशन उससे पहले थी, उसके बाद बहरहाल ये सब नहीं, मेरा मतलब कि इट्स द सेम जनरल बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें जरा थोड़ा सा जज्बात से हटकर इन हालात की हकीकत को देखकर ये चीज़ें आम तौर पर हर मुल्क में होती हैं और इसका एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाता है ताकि ये मामलात आगे फिर ना हो, इस किस्म के हकायक अवाम के सामने आ जाएं। मैं कहता हूँ अब रिकंसिलिएशन भी छोड़ दें, सिर्फ एक ट्रुथ कमीशन बना दें कि हमारे मुल्क में होता क्या रहा। उससे कम से कम इस मुल्क के अवाम को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हम करते रहे हैं और जो आज मुल्क के हालात हैं इनकी जिम्मेदारी फिर अवाम फैसला कर लें वो किसकी है। मतलब कि अवाम तो कह रही है मुल्क को किसी तरफ लेके चलो, हालात देखें क्या इस वक्त। आज मैं सोच रही थी कि ये आज से 20 साल पहले डॉलर कहाँ था, अगर वो हम ले यार्ड स्टिक, और आज कहाँ है, तो सीधी कहानी है कि मुल्क के साथ हशर क्या किया है जी, वो आपकी मुल्क चलाने वालों ने क्या किया मुल्क डॉलर। मैं माजरत से कहूँगा डॉलर मईशत के परफॉर्मेंस की अक्कासी करता है ना। आपके इकोनॉमिक जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो उनको रिफ्लेक्ट करता है। आप उसको मसनूई तरीके से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब डॉलर का इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी के हर शोबे पर आता है। अगर आप बिजली की आप बात करते हैं, मैं हैरान हूँ, यहाँ लोग बात करते हैं जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं जी, वो IPP खा गए जी, वो चोरी हो गया। असल मसला डॉलर का है। जब डॉलर 3 गुना हो जाएगा, बिजली कीमत भी 3 गुना हो जाएगी। इतनी बड़ी आसान सी बात है। बाकी आप डिबेट कर सकते हैं, बहुत सी बातें हैं, लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में किया भी था। ये सारे मामलात हैं। हमने अपनी और मईशत सियासी इस्तेकाम से जुड़ी हुई है, सियासी इस्तेकाम आइन और जमहूरियत से जुड़ा हुआ है। ये आप इनमें से एक चीज़ को निगलेक्ट करके हालात को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो आप ये मानते हैं कि ये नहीं, ये जो एक थिंकिंग थी कि जी मईशत को स्टेबल करो फिर इलेक्शंस कराएंगे, यू थिंक इलेक्शंस होंगे फिर बेहतरी अगर हालात बेहतर है? जी, अगर आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, सियासी अफरा तफरी होगी, कैसे मईशत ठीक होगी? अभी इन्वेस्टर जो है वो किस पर एतमाद करेगा? आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस वक्त जो सियासी हालात हैं मुल्क के? ये तो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं, ये तो नहीं, लेकिन वो तो यू आर टॉकिंग ऑफ वन यूनिट ना, उसके इर्द गिर्द पूरे मुल्क के सियाको सबाक को लें तो आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, इंतशार है। मैं पहले कह रहा हूँ आपको कि आज हर सियासी जमात इक़्तिदार में रह चुकी है। और मैं लंबे अरसे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 3 साल की बात करें। आप बाकी सारा 73 साल छोड़ दें, 3 साल के अंदर हर सियासी लीडर, हर सियासी जमात इक़्तिदार में रही है। वो कुछ दिखा सके हैं कि हम मुल्क के हालात कैसे दुरुस्त करेंगे, हमारी क्या सोच है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। आप भी थे उनमें गवर्नमेंट्स? जी, मेरी जमात गवर्नमेंट में थी। मैंने पहले कहा कि मैं उनके फैसलों की मुझ पर भी बोझ है, लेकिन मुझे कोई रिफॉर्म नज़र नहीं आया। मतलब इससे पहले तो आप थे दोनों गवर्नमेंट्स में? जी, मैं था। हमने जो काम किया वो आपके सामने है, कि नहीं किया वो भी आपके सामने है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप आज जो हम दावेदार हैं कि हम दुरुस्त कर देंगे हालात को, तो ज़रा 3 साल की परफॉर्मेंस सिर्फ देख लें। आज क्या वो सोच है उस रिफॉर्म की जो मुल्क के हालात दुरुस्त कर सके? आपको मैसिव रिफॉर्म्स चाहिए इस मुल्क के अंदर। इतने बड़े रिफॉर्म्स के निज़ाम जो आज है कभी नज़र भी ना आए। ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, ये फरसूदा है, ये नहीं डिलीवर कर सकता कोई चीज़ भी। इस बात को समझे। पहले आपकी स्टार्ट ही ये है कि जो चीज़ फेल हो चुकी है उसको बाहर फेंकें। नहीं, ये देखिए ना, जब आप फरमाते हैं कि निज़ाम फरसूदा है, ये वो सारी, मुझे ये माजरत के साथ बहुत सी लफाजी लगती है। अगर आप ये कहें कि नसीम ये 3-4 चीज़ें तो सबसे पहले करने की ज़रूरत है, तो फिर फरमाइए 3-4 चीज़ें। कोई मोज़ाती 3-4 चीज़ें नहीं होती। फिर क्या कह रहे हैं आपको पूरे निज़ाम के अंदर रिफॉर्म लाना पड़ता है। अगर आप मुझसे पूछती हैं जी कि 3-4 चीज़ें आप कहाँ से शुरू करेंगी? मैं आपसे हुकूमत ने फैसले करने हैं ना, नैब को खत्म करें, नैब को खत्म करें। लें जी, उन्हें तो जी मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, नैब को खत्म कर दें। ठीक, जो खत्म हुआ था उसको, जिसमें कुछ जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एक
मिला था कि शायद हमसे कल, हालांकि वो भी कोई नाकाफी था। अब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाते जाते तोहफा दे गए कि बिल्कुल ही मामले को बंद कर गए, वापस हम उसी काले कानून के साथ खड़े हैं। आप पर भी केस खुल गया फिर से? आपका भी? जी, मैं तो पहले दिन से केस खुलने के हक में हूँ। मैं तो 4 साल से कह रहा हूँ कि खुदा के लिए केस जो आपने मुझ पे बनाए हैं इनको चलाएं और टीवी कैमरेज लगाकर चलाएं। अब तो जस्टिस फैज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कैमरा लगा दिया है, तो मैं तो चाहता हूँ मेरे कोर्ट में भी कैमरा लगे और पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि हमने कौन सी चोरी की है। तमाशा आपने 4 साल से लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं इस मुल्क में, एक नहीं कि ये दसों के जो 6 महीने नहीं फैसले हैं कि अगर केस 6 महीने नहीं चलता उसको बाहर फेंक दे। अब 4 साल हो गए, सबकी जिंदगी मफलूज हैं और उस केस में चले। हम तो सियासी लोग हैं ना, हमने भुगत दिया। ब्यूरोक्रेसी के बेचारे जो हमारे अफसरान थे वो सब फंसे हुए हैं। ओगरा के लायक लोग जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की अच्छा, है, आपने कहा 4 चीजें। एक तो आपने कहा नैब को खत्म करना। 4 आपने पूछी थी। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ और क्या 3 कहेंगे? देखिए, उसके बाद आप फैसले करें। कैसे? हमने SIFC बनाया है। ठीक, अच्छा है जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक, लेकिन वो लोग जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया उनका क्या बनेगा? आप कहते हैं जी आए हाइडल पावर प्लांट लगाएं। यहाँ लोग हाइडल पावर प्लांट अरबों रुपए खर्च करके बैठे हुए हैं, आप उनको बनाने नहीं देते। क्या नहीं करने देते? उनको बनाने नहीं देते। मतलब आपने एग्रीमेंट साइन किया। प्रोजेक्ट बताएं, मतलब स्पेसिफिक। आजाद कश्मीर में है, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। तो किसने इन्वेस्ट किया है? लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं केसेस जानता हूँ, लोग हमारे पास आते थे। पाकिस्तानी या फॉरेन? पाकिस्तानी। उनके साथ फॉरेन पार्टनर्स भी हैं, कुछ के साथ कुछ पाकिस्तानी है। जिस मुल्क में उस मुल्क के लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे बेशक, तो उसमें बाहर से आगे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, आप आगे के वादे कैसे करेंगे? अगर आपके माजी के वादों पे कोई यकीन नहीं कर रहा तो मुस्तकबिल के वादों पे भी नहीं होगा। फिर आप इस मुल्क का, मेरे एक केस में इस मुल्क का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो मुजरिम है, एक झूठे केस में। भाई आपने हमें पकड़ना है यार, कोई हम पे डाल देंगे और चीज डाल दें। आपने जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है पिछले 73 साल में, वो उसमें मुजरिम है। कौन? जो भी है मुल्जिम, आपने मुल्जिम बनाया हुआ उनको। मतलब आपको बात समझ नहीं आती। बहुत बड़ा नाम है तो बेटा, दोनों मुल्जिम है, पूरी दुनिया में कारोबार करते हैं। अब जब वो कहीं जाते हैं दुनिया में, किसी से बात करते हैं, वो आदमी गूगल करता है, वो कहते हैं तुम पे तो $200 मिलियन की चोरी का मुकदमा बना हुआ है, तुम्हारा मुल्क तो तुम्हें प्रोसिक्यूट कर रहा है। कोई बैंक उससे बात नहीं करेगा, कोई उसको कर्जा नहीं देगा, कोई कंपनी उससे बात नहीं करेगी। आप कर क्या रहे हैं? इन बातों को अगर आपको समझ नहीं आएगी आप नहीं कर सकेंगे। आज इस इंटरिम गवर्नमेंट को 2 महीने हो गए, एक फैसला दिखा दें, नहीं कर सकेंगे। वो कहते हैं कि जी अब आपके दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त होंगे, क्योंकि री इमेजिनिंग पाकिस्तान में थे फवाद साहब जो हैं, वो उनको लगाए निजकारी का मिनिस्टर। तो और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जी वो जाने से पहले निजकारी होगी कुछ यूनिट्स की। तो जी मैं देखिए, फवाद बड़े काबिल आदमी है, लायक आदमी है, लेकिन आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी चाहिए होती है ना। एक शख्स तो कुछ नहीं कर सकता। जब जो बेचने वाले लोग हैं, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उस प्राइवेटाइजेशन का, जिम्मेदारी उठाएंगे, उनको नैब से कैसे आप प्रोटेक्शन देंगे? चले आप कहते हैं हम SIFC को नैब से सस्ता करार दे देंगे, ठीक है, फिर सारे पाकिस्तान को सस्ता करार क्यों नहीं देते? कि सिर्फ वो मंसूबे चलेंगे जो SIFC में आएंगे? यानी हम अपनी सोच की नफी खुद करते हैं इन मामलात से। और सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट हुई है मुल्क के अंदर, उसको बचाएं। वो आपको रिटर्न, इमीडिएट रिटर्न देगी। जो आज इन्वेस्टमेंट होगी उसके रिटर्न 10 साल के बाद आएंगे। आज लोग यहाँ पर सोलर के एग्रीमेंट्स लेकर लोग फिर रहे हैं, यहाँ पर विंड के लेकर फिर रहे हैं, मैं पावर की बात कर रहा हूँ, हाइडल के लेकर फिर रहे हैं, गैस कंपनियां फिर रही हैं। तो आप इन चीजों में ज्यादा मेहनत करके बात करें पब्लिकली, बजाय नई पार्टी में क्या रखा है? नहीं, आई मीन इट सीरियसली। मैं ये बातें अपनी जमात में कर चुका हूँ, वहां पर कुछ हल नहीं निकला, क्योंकि हर अफसर डरता है। इस बात को महसूस करें, हर अफसर डरता है। किससे? नैब से, बदनामी से। तो फिर पार्टी का तो कसूर नहीं हुआ, फिर तो नैब का कसूर हुआ।
नहीं तो पार्टी को नैब को खत्म करना चाहिए था। ये बात ठीक है। एक लफ्ज का लॉ था, मैंने कहा उसमें दो लाइनें डाल दें, एक नैब ऑर्डिनेंस रिपीट, PMLN के केस चलते रहेंगे। अच्छा मैं कहा बिल्कुल, मैं हम पे चलाएं केस यार। अच्छा। और लिख दें कि चलाएंगे, कैमरे लगाकर चलाएंगे, डे टू डे चलाएंगे, कर दें। अब आपने मजाक बना लिया इसको। ये आज जो महंगाई की बात करते हैं ना, हम सब जिम्मेदार हैं, ये नैब बनाने वाले जिम्मेदार हैं। 25 साल हो गए नैब को, तबाही फेर दी इस इदारे ने मुल्क की। 1999 या 2000? 1999 में बना था। एक आमिर ने बनाया था सियासत खेलने के लिए। बिल्कुल, और हर चीफ जस्टिस ने कहा ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो वो चीफ जस्टिस ही वापस करके गए हैं। चीफ जस्टिस का हाल भी आप देख लें, 4 चीफ जस्टिस कह रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। जब हुकूमत कुछ तरमीम करती है जिससे मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं था, गलत तरमीम थी, नहीं होनी चाहिए थी, खत्म करते, उन्होंने जाते आखिरी दिन वापस करके चले गए। तोहफा दिया मुल्क को, शॉर्ट एंड स्वीट नैब का तोहफा देकर गए। बहरहाल ये आपने ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम को बदलना है। आपकी हुकूमत में कैपेसिटी ही नहीं है ब्यूरोक्रेसी में काम करने की। आपके वज़रा में कैपेसिटी नहीं है, ये कहाँ से लोग आएंगे जो मुल्क चलाएंगे? आप लोग जब कहते हैं आज एग्रीमेंट होता है, आप किसी मुल्क में सादे कागज में साइन कर दें, वो कोर्ट में चलता है, वो एग्रीमेंट ऑनर होता है, उस पर आपकी लायबिलिटी के फैसले होते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान गारंटीज देती है कि तुम ये IPP लगाओ, मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। अब आप कहते हैं ये सारे चोर हैं, खोना के इन्वेस्ट करेगा? जिन्होंने उस वक्त डिसीजन की थी, जो पॉलिसी मेकर्स थे, सवाल तो उनसे उठाना चाहिए ना। जी कोई सवाल, कोई खराबी नहीं है पॉलिसी में, पूरी दुनिया ने इस तरह लगाया है। आपने एक गलती की, आपको टैरिफ बिड से लेना चाहिए था। आपके रेगुलेटर टैरिफ देते हैं जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। आपके जो बिजली का रेगुलेटर है उसने आपके तमाम सोलर का निजाम खत्म कर दिया। बिल्कुल कर दिया। उसने खत्म कर दिया, कर रहे हैं खत्म, और भी ज्यादा नहीं। उन्हें सोलर पाकिस्तान में लग ही नहीं सकेगा। आपने इतना कम टैरिफ दे दिया कि अब सोलर यहां नहीं लग सकता हुकूमत के, जब तक उस टैरिफ को तब्दील नहीं करेंगे। जो तब्दील करेगा नैब पकड़ के ले जाएगी। आप हमें बाहर से कोई खतरा नहीं। शायद साहब ये चीजें हैं जिस पर फोकस करने की जरूरत है। एक तो हम ये अगर कहें कि फिल वक्त तो लग रहा है शायद खाकान नवाज़ साहब अपनी पार्टी में, लेकिन अभी उन्होंने अपनी लास्ट कॉल की नहीं मियां नवाज शरीफ साहब के पास। उसके बाद देखेंगे ये क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो पार्टीज मौजूद हैं, अच्छा उनके हवाले से बात कर लेते हैं शायद साहब। इससे पहले कि वी कम टू द सुप्रीम कोर्ट, और जो फैज़ाबाद धरना केस कल इनफैक्ट चीफ जस्टिस साहब उस पर अब हेयरिंग शुरू कर देंगे, जो रिव्यू पिटिशन दायर थी। ये मुझे बताइएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात कर लें तो PTI का तो सब हाल सामने आपके कि लीडरशिप मोस्टली जेल वेल में है। इसको अगर आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते और मई 9 हुआ होता, जो कि बहुत ही कंडेमनेबल है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, तो आप कैसे टैकल करते? एविडेंस आपके पास है, ठीक, फोटोग्राफिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है, उनको प्रोसिक्यूट करें। उनको प्रोसिक्यूट करना स्टेट की जिम्मेदारी है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक, ये बहुत बड़ा वाकया है। मुल्क के फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, तंजीमात पर हमला हुआ, बेशक ये सरासर खिलाफवर्जी है। हाँ, नहीं, इसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन जब इसमें प्रोसिक्यूशन का एलिमेंट नजर आना शुरू हो जाए, प्रोसिक्यूशन का, वो फिर खराबी पैदा होती है। आप प्रोसिक्यूट करें एविडेंस के तहत, कानून के तहत और एविडेंस के साथ प्रोसिक्यूट करें। मैंने बताया 13 साजिश केस में हम 9 लोग थे, हुकूमत हमें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने एविडेंस नहीं इस्तेमाल किया, एविडेंस था नहीं। उन्होंने कहा था एविडेंस उनके पास है जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, ये नहीं कि वो यहाँ तो जहां तक हमारी नॉलेज है, आपके सामने वीडियोस मौजूद हैं, जो लोग वहां पर गए, एक घर जला है, उसके अंदर वीडियो पे वीडियो मौजूद है। लेकिन आज 5 महीने के बाद हम एक शख्स को भी प्रोसिक्यूट नहीं कर सके। वहां लोग डंडे लेकर फिर रहे हैं, उनकी शक्लें आपके पास हैं, उनके नाम आपके पास हैं, उनको प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया गया? मिलिट्री कोर्ट्स नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स तो पाकिस्तान, आप बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स, अगर आप आर्मी एक्ट पढ़ें उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है कि अगर आप
फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे तो आपका कोर्ट मार्शल हो सकता है, ये सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है। इसकी बात की इंटरप्रिटेशन वकील कर लें, लेकिन जो प्राइमा फेशियाई रीडिंग या कम से कम जो मुझे वो बात पढ़कर समझ आता है वो ये है कि ऐसा शख्स जो फौजी तनसीबात पर हमलावर हो उस पर कोर्ट मार्शल आप कर सकते हैं। और सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहा हो, नेशनल सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने की उसमें बात नहीं लिखी हुई, हमला आवर होने की बात लिखी है। जी, मेरा ख्याल है आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का नहीं एलिमेंट नजर आना चाहिए, क्योंकि आपका केस फिर अवाम की नजर में वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मॉरल हाई ग्राउंड या मॉरल अथॉरिटी आप खो जाते हैं, उससे आपको नुकसान ही होता है। और ये हमने बार बार ही होता देखा है। तो करना चाहिए जल्दी, प्रोसिक्यूट करें, बहुत जरूरी है, ताकि कल किसी में हिम्मत ना हो कि ये काम कर सके। यानी कि 100 दिन आप लोगों को बंद रखें बगैर किसी केस के, बेल भी ना दें, तो दिस कट्स अ वेरी नेगेटिव फिगर। देखिए 100 दिन में हमने भी सैकड़ों दिन काटे हैं। MPO 16 एक कानून है मुल्क के अंदर, 89 डेज आप एक वक्त में बहुत अच्छा कानून। जी अच्छा तो नहीं, काला कानून अंग्रेज ने बनाया था, हमने तो फिर रखा हुआ है, हमने नैब रखी हुई है जहाँ 90 दिन का रिमांड हम देते हैं, फिजिकल रिमांड देते हैं। यहाँ 5-5, 6-6 साल से लोग जेल में पड़े हुए नैब के केसेस में, और सुप्रीम कोर्ट वही सारा मामला वापस करके चला गया, न बेल हो सकती है, रिमांड 90 दिन पे चला गया, सब वही मामला। देखते हैं आप क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो योर लास्ट कमेंट, ये जो धरना वाला केस है उसको जो कल उसकी हियरिंग हुई, उसकी आप अहमियत क्या समझते हैं इसकी, ये जो केस? मुझे पता नहीं है किस बात पे वहां पर शिकायत क्या है और कौन सा कानून तोड़ा गया है, मुझे इसका पता नहीं है। 2 धरने मुझे याद हैं, 2 धरने हुए थे, एक जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, एक जब मैं वज़ीर आज़म था। 2 धरने हुए थे फैज़ाबाद में, और मफलूज किया गया जो आपका दारुल हुकूमत था, आना जाना बंद हो गया था, तमाशा हम पूरे मुल्क में लगे। और एक धरने के बाद तो हमने पैसे देकर रुखसत किया, उसी को उठाया इन्होंने, जैसे काजी और दूसरे में भी एग्रीमेंट हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था मेरे ख्याल में। जी जी, जब मैं वज़ीर आज़म था एग्रीमेंट साइन हुआ था। जी, तो उसी पर रिव्यू आया कि जो इनकी जजमेंट थी कि ये बहुत नेगेटिव थी इदारों के लिए, और मेरे ख्याल है उसमें IB ने भी केस फाइल के रिव्यू के लिए, और मुझे अब याद नहीं है, लेकिन क्या उसमें शिकायत क्या थी कि क्या हुआ, शिकायत है कि अंडरमाइन की इंस्टीट्यूशन, किसने की है? चीफ जस्टिस, वो अभी जो चीफ जस्टिस। मैं फिर कहूँगा जी, एविडेंस कौन था आपके पास? क्या कोई ट्रायल हुआ, क्या एविडेंस है? देखिए ये अजीब बात है कि हम कमेंट्स दे देते हैं, बातें कर देते हैं, और फिर बाद में होता कुछ नहीं है। आपको कोर्ट का काम है कि फर्द जुर्म आयद करती है, फिर आपको ट्रायल होता है, फिर उस पर फैसला होता है। देखते हैं, इसको लोग तो बड़ी अहमियत इसको दे रहे हैं कि ये जो केस है इससे बहुत सी शायद नए सवालात उठ जाएं। बहुत शुक्रिया शायद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। नाज़रीन, ख़त्म करते हैं आज का प्रोग्राम। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।